Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एनालिसिस बाय फोरम आईएएस। आज 23 मार्च है और 23 मार्च को द हिंदू से मैंने 3 टॉपिक्स लिए हैं डिस्कशन के लिए। जो पहला टॉपिक है वो कैपिटल पनिशमेंट के बारे में है। इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट में जो डेथ दिया जाता है इट इज बाय हैंगिंग। तो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन इज बाय हैंगिंग। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आया है, उसमें हैंगिंग को चैलेंज किया गया है एज ए मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है इट इज अबाउट आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट। तो 6th असेसमेंट साइकिल का जो सिंथेसिस रिपोर्ट है वो आईपीसीसी ने सबमिट किया है मंडे को स्विट्जरलैंड में। तो उसके बारे में देखेंगे कि आईपीसी का क्या उसमें मेजर फाइंडिंग्स हैं और क्या उसने वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया है टू कंट्रोल द राइज ऑफ टेम्परेचर अप टिल 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर रिवर्टिंग बैक टू ओल्ड पेंशन स्कीम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे स्टेट फाइनेंसेस पे इम्प्लीकेशंस का होगा, क्या इसका इम्प्लीकेशन पुअर्स पे होगा। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक का हम एनालिसिस आज करेंगे। और जो भी कंटेंट है इसको मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में प्रिपेयर किया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लिंक एक टेलीग्राम चैनल का है, उसका नाम है यूपीएससी करंट अफेयर्स। ठीक है, यूपीएससी करंट अफेयर्स चैनल का नाम है। यहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर लें। इनफैक्ट इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं डेली बेसिस पे डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड करने का फायदा ये है कि आपके पास ये रहेगा कंटेंट, आप जब चाहे इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला टॉपिक है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, दैट इज हैंगिंग। इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट है। कैपिटल पनिशमेंट मींस पनिशिंग समवन विथ डेथ। और डेथ कैसे दिया जाता है? बाय हैंगिंग। तो जो डेथ पेनाल्टी है उस पर भी डिबेट है इंडिया में। कैपिटल पनिशमेंट में डिबेट है कि डेथ पेनाल्टी कितना जस्टिफाइड है, कितना नहीं है। ठीक है, और काफी सारे कंट्रीज में इनफैक्ट कैपिटल पनिशमेंट है। तो जहां भी कैपिटल पनिशमेंट है उसको मोर ह्यूमेन बनाने की बात की जाती है कि जिसको डेथ एज ए पनिशमेंट दिया जा रहा है उसको ज्यादा पेन ना हो, ज्यादा टाइम ना लगे मरने में। ठीक है, तो कई सारे मेथड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जो ट्रेडिशनल मेथड रहा है वो है हैंगिंग का। ठीक है, हैंगिंग। और जब से मेडिकल साइंस एडवांस हुआ है तब से लीथल इंजेक्शंस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि ये इंजेक्शंस जब एडमिनिस्ट्रेट किए जाएंगे तो कुछ ही समय में जो पर्सन है वो उसका डेथ हो जाएगा। ठीक है, लीथल इंजेक्शन। फिर होता है फायरिंग स्क्वाड। किसी के ऊपर इनफैक्ट जो जिसको पनिशमेंट दिया गया है उसके हर्ट के ऊपर फायर किया जाता है और उससे उसका डेथ हो जाता है। तो दुनिया भर में ये तीन मेजर वेज हैं जिससे कि कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। काफी सारी कंट्रीज जहां पे कैपिटल पनिशमेंट है ही नहीं। तो पहला डिबेट ये है कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर जहां पे कैपिटल पनिशमेंट है उसमें ये डिबेट है कि जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो कितना ह्यूमेन हो और कितना डिग्निफाइड हो। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आया है। पिटीशन में चैलेंज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेथ बाय हैंगिंग एज ए मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को एक्सेप्ट किया है और गवर्नमेंट से एक डाटा मांगा है, डाटा ऑन वेदर डेथ बाय हैंगिंग इज मोर डिग्निफाइड एंड लेस पेनफुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास डाटा होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम ये देख सकें, इसको स्क्रूटनाइज कर सकें कि जो हैंगिंग होता है वो कितना ह्यूमेन होता है, कितना डिग्निफाइड होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट ये भी सजेस्ट किया है कि एक कमिटी बिठाई जाए। ठीक है, एक कमिटी जिसमें कि जो लॉ प्रोफेसर्स हैं वो हो, साइंटिफिक पर्संस हो, एक्टिविस्ट हो, जो कि एक डाटा निकाल के दें कि जो हैंगिंग होता है, हैंगिंग का क्या इंपैक्ट होता है उस पर्सन पे, कितना टाइम लगता है डेथ होने में, कितना पेनफुल होता है और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो अगर ये डाटा सुप्रीम कोर्ट को मिले और ये पता चले कि नहीं हैंगिंग एक इनह्यूमन फॉर्म है एग्जीक्यूशन का, तो उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को एक्सेप्ट किया है, गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मांगा है। तो यहां पे हम ये देखेंगे कि देखिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2018 में एक एफिडेविट में अपना रिस्पॉन्स दिया था ऑन द इश्यू ऑफ हैंगिंग, डेथ बाय हैंगिंग। और
फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या कैसे जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कैपिटल पनिशमेंट को अलाउ किया है इंडिया में। कैपिटल पनिशमेंट की लीगैलिटी को जब भी चैलेंज किया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है कि नहीं, कैपिटल पनिशमेंट अलाउड रहेगा इंडिया में। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट को और ह्यूमेन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब ये पॉसिबल नहीं है एग्जीक्यूटिव के लिए कि किसी भी जो प्रिजनर है जिसको कैपिटल पनिशमेंट मिला है, इनफैक्ट डेथ पेनल्टी मिला है, उसको इजीली हैंग कर दे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा है। गवर्नमेंट ने इनफैक्ट 2018 में जो रिस्पांस दिया था, तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि उन्होंने जो एनालिसिस किया कि जितने मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन है सबका एनालिसिस करने के बाद ये गवर्नमेंट ने कहा कि द मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन दैट इज डेथ बाय हैंगिंग इज नॉट बारबेरिक, इनह्यूमन एंड क्रूएल कंपेयर टू फायरिंग स्क्वाड्स एंड लिथल इंजेक्शन। तो सेंटर ने 110 साल का जो हिस्ट्री है यूनाइटेड स्टेट्स में जहां पर एक लिथल इंजेक्शन दिया जाता है डेथ के लिए, ठीक है, तो उसका डाटा निकाला। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बॉस्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिथल इंजेक्शन, कि लेट से कोई हैवी पेशेंट है, इंजेक्शन दिया गया और कई बार ऐसा होता है कि जो इंजेक्शन का रिस्पॉन्स होता है वो डिलेड हो जाता है और बीच में जो टाइम होता है काफी पेनफुल होता है, काफी क्रूएल होता है उस प्रिजनर के लिए। ठीक है, तो डेथ जो है कई बार क्विक नहीं होता है, पेनलेस डेथ नहीं होता है, बहुत ही पेनफुल और इनह्यूमन डेथ होता है। उसके बारे में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये अपडेट किया था 2018 में। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि जो फायरिंग स्क्वाड है, फायरिंग स्क्वाड में क्या होता है कि जो भी प्रिजनर है उसको कैपिटल पनिशमेंट मिला है, उसको मरना है, तो कैसे मरना होगा, तो फायर करके। तो जो लिथल आर्म्स होते हैं उससे फायर करके उसका डेथ एग्जीक्यूट किया जाता है। तो होता क्या है कि जो फायरिंग होती है वो हार्ट पे होता है और कभी मिस कर गया कोई फायर, तो देखिए फायरिंग एक बुलेट फायर किया जाएगा, फिर 2 बुलेट फायर किया जाएगा और अगर वो बुलेट्स मिस कर गए हार्ट को, फिर होता क्या है कि ब्लीडिंग होती है और जो प्रिजनर होता है उसका डेथ बाय ब्लीडिंग होता है, न कि बाय फायरिंग। मींस कि इमीडिएट डेथ नहीं होता है। तो वो जो टाइम लगता है बिटवीन जब बुलेट हिट करता है और जब तक डेथ होता है वो काफी पेनफुल होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लिथल इंजेक्शंस हैं, जो फायरिंग स्क्वाड्स है, उससे कहीं ज्यादा ह्यूमेन है डेथ बाय हैंगिंग। ठीक है, और अगर हैंगिंग के इशू को चेंज करना है या कंटिन्यू करना है, इट इज अ मैटर ऑफ लेजिस्लेचर नॉट जुडिशरी। ठीक है, तो जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन उसको चेंज करना है या कंटिन्यू करना है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर टू डिसाइड। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्स रहा है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी 1983 में ऑलमोस्ट 40 इयर्स बैक एक केस था दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया था कि हैंगिंग इज एज पेनलेस एज पॉसिबल एंड कॉसेस नो ग्रेटर पेन देन एनी अदर मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो हैंगिंग का जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है दैट इट इज लेस पेनफुल एंड मोर ह्यूमन देन कंपेयर टू ऑल अदर मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को एग्री किया है। लॉ कमीशन ने भी वे बैक इन 1960s लॉ कमीशन ने कहा था कि इलेक्ट्रोक्यूशन कई कंट्रीज में इलेक्ट्रोक्यूशन करके डेथ दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। तो इलेक्ट्रोक्यूशन हो या फिर गैस चेंबर का इस्तेमाल हो या फिर लिथल इंजेक्शन का इस्तेमाल हो, लॉ कमीशन ने कहा कि while these methods are considered by some to be less painful, it was not in a position to come to a conclusion। भले ही कुछ लोगों का यह मानना हो कि लिथल इंजेक्शन हो, चाहे गैस चैम्बर का इस्तेमाल हो, इलेक्ट्रोक्यूशन का इस्तेमाल हो, ये लेस पेनफुल होता है, चाहे मोर ह्यूमन होता है, लेकिन लॉ कमीशन किसी भी तरह की कंक्लूजन पर नहीं आ सकता कि दिस मेथड्स आर लेस पेनफुल और मोर ह्यूमन एंड दैट दे आर क्विक कंपेयर टू डेथ बाय हैंगिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी डेथ बाय हैंगिंग का स्टैंड लिया, उसके फेवर में स्टैंड लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऑब्जर्व करके बता दिया है दैट इट इज एज पेनलेस एज पॉसिबल। लॉ कमीशन भी किसी कंक्लूजन पे नहीं आया। तो अभी तक इंडिया में जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें डेथ बाय हैंगिंग ही कंटिन्यू होता रहा है। अगेन उसको चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने डाटा मांगा, देखते हैं क्या डाटा निकल के आता है सामने, उसके बेसिस पे क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है। लेकिन जो ओवरऑल डिबेट है कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, कैपिटल पनिशमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने मोर ह्यूमन बना दिया है इंडिया में। क्योंकि एक केस हुआ था बच्चन सिंह केस इन 1980,
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रिक्वेंट एग्जीक्यूशंस हुआ करते थे, जिनको डेथ पेनाल्टी मिलती थी, उनको एग्जीक्यूट किया जाता था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया टू रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। ठीक है, इंडिया में आप देखते होंगे कि कभी 5 साल 10 साल में एक एग्जीक्यूशन होता है पूरे देश भर में। पहले एग्जीक्यूशंस काफी फ्रिक्वेंट हुआ करते थे। तो जो क्राइम है, क्राइम कितना एग्रेवेटिंग है, क्या उसका इंपैक्ट था जो विक्टिम था उसके ऊपर, सोसाइटी के लिए कितना वो थ्रेट है वो पर्सन, तो कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है और कौन नहीं है। तो जो सिंपल जो लोग जनरल कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी ने किसी का अगर मर्डर कर दिया है तो उसको डेथ पेनाल्टी मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो एग्रीगेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं उसको कंसीडर करता है बिफोर सेंडिंग ए पर्सन टू गैलोस। तो एग्रीगेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस एक ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है। तो एग्रीगेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल को अगर डेथ पेनाल्टी दिया जा रहा है तो क्या उसका पास्ट रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, उसका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या उसका एग्जिस्ट करना सोसाइटी में इज इट ए थ्रेट टू द सोसाइटी, और जो इंपैक्ट था विक्टिम के ऊपर उसका क्या क्वांटम था। तो कई सारे पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि ये डिसाइड करता है कि इसका जो क्राइम है कितना एग्रेवेटिंग है। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस क्या हो सकता है कि अगर किसी क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया, किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया जिससे कि उसको डेथ पेनाल्टी मिल सकता है, तो क्राइम होने के बाद क्या उसने अपना गिल्ट एडमिट किया कोर्ट में, क्या उसको रिमोर्स है उस क्राइम का, अरेस्ट होने के बाद जब वो जेल में है तो उसके बिहेवियर्स कैसे हैं, क्या उसने जो विक्टिम से माफी मांगी, क्या उसको कंपेंसेट किया। तो ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो इनका जो बैलेंस है एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का, उसको उस बैलेंस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट या फिर इंडिया में जुडिशरी किसी को डेथ पेनाल्टी देती है। ठीक है, इनफैक्ट अगर डेथ पेनाल्टी दिया भी गया है और किसी का डेट भी फिक्स हो गया है एग्जीक्यूशन का, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है पोस्ट अपील रिव्यू। मींस कि उसका जो डेथ पेनाल्टी है उसके अगेंस्ट अपील किया गया था, मे भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट के अपहेल्ड करने के बाद भी पोस्ट अपील रिव्यू हो सकता है और ये ओपन कोर्ट में होता है। आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले ऐसा भी हुआ था कि एक डेथ पेनाल्टी एग्जीक्यूट होनी थी मुंबई में 7 AM इन द मॉर्निंग ऑन ए पर्टिकुलर डे। ठीक है, उसी दिन रात में एक दिन पहले रात में 3 AM को, मींस कि लगभग 4 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट बैठा जो पोस्ट अपील रिव्यू था उसको रिव्यू करने के लिए, उस पर डिसाइड करने के लिए। तो आप देखिए कि रात में भी सुप्रीम कोर्ट बैठा है कि जो मॉर्निंग में एग्जीक्यूशन होना है उससे पहले कि क्या उस जो पेटिशनर्स उनका डिमांड ये एग्जीक्यूशन को रोका जाए फॉर वेरियस रीजंस। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही प्रोएक्टिव है, कभी भी कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी गलत एग्जीक्यूशन हुआ तो इंडिया में जो जस्टिस सिस्टम है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके ऊपर एक ये काला धब्बा हो जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट काफी प्रोएक्टिव रहता है कैपिटल पनिशमेंट्स को लेके। इनफैक्ट एक टर्म इजाद किया गया क्लेमेंसी ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जैसे कि कोई क्लेमेंसी पिटिशन डाला है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, लाइक कि उसका जो पनिशमेंट है उसको माफ कर दिया जाए, तो अगर प्रेसिडेंट के डिसाइड करने में डिले होता है तो डिले के इश्यू पर भी अब सुप्रीम कोर्ट पिटीशन इंटरटेन करता है। ठीक है, तो जो प्रिजनर ने अगर क्लेमेंसी पिटीशन डाला है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ने उसको डिले कर दिया डिसाइड करने में, ठीक है, तो इस डिले की वजह से जो ये डिले जो है क्या है, इट इज जस्टिसिएबल, मींस कि इट कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट एज ए पेनल्टी क्या करता है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो पिछले कुछ साल में कई बार ऐसा हुआ है कि एक बार तो 3-4 साल पहले ऐसा हुआ कि 3-4 केसेस को एक ही बार में सुप्रीम कोर्ट ने उसको डेथ पेनल्टी को चेंज कर दिया इन लाइफ इंप्रिजनमेंट। ठीक है, इनफैक्ट जब प्रणब मुखर्जी थे प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कन्वर्ट किया था डेथ पेनल्टी इनटू लाइफ इंप्रिजनमेंट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट काफी एक्टिव रहता है
कि एक भी एग्जीक्यूशन रॉन्ग ना हो, ठीक है। तो रॉन्ग एविडेंसेस के चलते, गलत एविडेंसेस के चलते किसी का भी जान ना जाए। लेकिन आप देखें कि रियलिटी ये है कि कोई भी एग्जीक्यूशन हो, एनी फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन, वेदर इट इज बाय हैंगिंग, electrocution, gas chamber, lethal injection, firing squad, all modes of execution are inhuman and they are against the dignity of human society, ठीक है। तो यहां पे मोरल डायलेमा क्या है कि we are debating between two issues, that is taking life versus taking life। तो चाहे lethal injection का यूज हो, फायरिंग स्क्वाड का यूज हो या फिर हैंगिंग का यूज हो, जान जानी है प्रिजनर की, वो जानी ही है, ठीक है। तो डिबेट यहां पे ये है कि अगर स्टेट किसी को लाइफ दे नहीं सकता तो उसके पास राइट भी नहीं है लाइफ लेने के लिए। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है क्रिएटिंग डेटरेंस और रिफॉर्मिंग, लेकिन अगर किसी को एग्जीक्यूट कर दिया गया तो वहां पे रिफॉर्म का कोई ऑप्शन अब नहीं रहता है। तो कैपिटल पनिशमेंट एक बड़ा डिबेट है पूरी दुनिया में आज भी, ठीक है। आप देखते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह कैसे अपना स्टैंड लेते हैं जब भी रिपोर्ट आता है कि चाइना में, नॉर्थ कोरिया में या सऊदी अरेबिया में एग्जीक्यूशन हुआ है उस पर। इंडिया में तो 5 साल 10 साल में कोई एक होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो ये बड़ा डिबेट है। और जहां कैपिटल पनिशमेंट है उसके अंदर डिबेट ये है कि जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो कैसा होना चाहिए। इनफैक्ट वो ह्यूमेन होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, पेनलेस होना चाहिए। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या अपना डिसीजन लेके आता है आगे चल के, जैसा भी डिसीजन होगा वैसा आपको अपडेट किया जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आईपीसीसी का सिंथेसिस रिपोर्ट के बारे में है। तो 6th असेसमेंट साइकिल आईपीसीसी का कंक्लूड हुआ है। उस 6th असेसमेंट साइकिल में की जो फाइंडिंग्स हैं उसका सिंथेसिस रिपोर्ट आईपीसीसी ने सबमिट किया टू द यूनाइटेड नेशन। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स होते हैं दे आर हेल्पफुल टू द पॉलिसी मेकर्स। इनफैक्ट वो एक रिकमेंडेशंस होते हैं दुनिया भर में जो भी कंट्रीज हैं वो आर पार्टी टू UNFCCC, उनको एक तरह का एक पॉलिसी गाइडेंस होता है कि क्या उनको मेजर्स लेने चाहिए टू मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहां पे हम ये देखेंगे कि जो आईपीसीसी है अपना रिपोर्ट तैयार कैसे करता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं सिंथेसिस रिपोर्ट में, और क्या वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया है आईपीसीसी ने टू मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। तो जो आईपीसीसी है, आईपीसीसी एक यूएन का पैनल है, ठीक है। और आईपीसीसी अपना रिसर्च कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। आईपीसीसी का ऑब्जेक्टिव ये है और मोड ऑफ फंक्शन ये है कि दुनिया भर में जितने भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं या फिर कोई रिसर्च पर्सन कर रहा है या फिर कोई यूनिवर्सिटी कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है, तो सारे पेपर्स को कलेक्ट करके उसके फाइंडिंग्स को सिंथेसाइज करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि अपना कंक्लूजन निकालता है खुद का। तो आईपीसीसी अपना ओरिजिनल रिसर्च नहीं करता है। तो आईपीसीसी का मैंडेट क्या है? आईपीसीसी का मैंडेट है कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। क्या ये ग्लोबल वार्मिंग एंथ्रोपोजेनिक रीजन से है, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक रीजन मींस देयर आर ह्यूमन फैक्टर्स बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब अगर ये एंथ्रोपोजेनिक रीजन है तो क्या इसका सॉल्यूशन है, कैसे इसको मिटिगेट करना है इस इंपैक्ट को, और इसका सॉल्यूशन है तो क्या पॉलिसी स्टेप्स लिए जाने चाहिए, पॉलिसी स्टेप्स, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये फंक्शन है, काम है आईपीसीसी का। और ये आईपीसीसी जो भी अपने सॉल्यूशंस प्रिस्क्राइब करती है पॉलिसी मेकर्स को, तो ये जो एनालिसिस है वो 3 लाइंस पे होता है। पहला ये है कि फिजिकल साइंस बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो बेसिकली 3 वर्किंग ग्रुप्स हैं आईपीसीसी के अंडर में, और तीनों वर्किंग ग्रुप का अलग अलग मैंडेट है। जो पहला वर्किंग ग्रुप है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका बेसिस क्या है, उसका रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है उसका। फिर है कि इंपैक्ट्स, एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी को इवेल्युएट करना। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट है, क्या उसका एडेप्टेशन होना चाहिए, कौन ज्यादा वल्नरेबल है, फॉर एग्जांपल स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, कोस्टल स्टेट्स, ट्राइबल कम्युनिटीज, पीपल लिविंग इन हिली एरियाज, ठीक है। और उसको कैसे मिटिगेट करना है अगर उसका इंपैक्ट है तो उस इंपैक्ट कैसे मिटिगेट करना है, ठीक है। तो अपना साइंटिफिक असेसमेंट नहीं करता आईपीसीसी, जो साइंटिफिक एविडेंसेस है उनको इवेल्युएट करता है ऑन द लाइंस ऑफ एडेप्टेशन, मिटिगेशन, वल्नरेबिलिटी, इंपैक्ट, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स। अब यह है कि जो सिंथेसिस रिपोर्ट अभी आईपीसीसी ने सबमिट किया है उसमें क्या फाइंडिंग्स है इंपॉर्टेंट। आईपीसीसी ने यह कहा है
कि बाय द ईयर 2018 कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो टेम्परेचर राइज है, द टेम्परेचर रिजन बाय 1.1 डिग्री सेल्सियस ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ये 2018 तक 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो चुका है और वी आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग द इंपैक्ट ऑफ 1.1 डिग्री सेल्सियस राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। इंपैक्ट क्या है? फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट है तो फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट होगा हमारा। वाटर शॉर्टेज, आईपीसीसी का कहना यह है कि दुनिया भर के जितने पॉपुलेशन है एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग वाटर शॉर्टेज फॉर एटलीस्ट 1 मंथ इन ए ईयर। फिर है हीट स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो इंपैक्ट्स हैं ये देखने को मिल रहे हैं, ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और आईपीसीसी का कहना यह है कि देयर आर 950 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड हु आर मोस्ट वल्नरेबल, और उनके लिए जो सर्कमस्टांसेस हैं, क्लाइमेटिक सर्कमस्टांसेस, वो और भी ज्यादा एग्रीवेटिंग है, उनके ऊपर इंपैक्ट और ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब पेरिस एग्रीमेंट क्या कहता है? पेरिस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू लिमिट द राइज ऑफ टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल। और प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इस टेम्परेचर को राइज को अगर कंट्रोल करना है, इट मींस की we have to reduce greenhouse gas emissions by 48% of 2019 levels by 2030। तो 2030 तक जो एमिशन रिडक्शन है वो 48% करना पड़ेगा ओवर 2019 लेवल्स। लेकिन जो करंट कमिटमेंट्स हैं, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं कंट्रीज का, उसका अगर एनालिसिस करें तो जहां आईपीसीसी रिकमेंड कर रहा है 48% रिडक्शन करने के लिए बाय 2030, वो सिर्फ 7 to 8% रिडक्शन होगा, 7 to 8% रिडक्शन होगा। और 48% रिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ 7 to 8% होगा, तो जो राइज है ग्लोबल टेम्परेचर का बाय 2100, ठीक है, 2100 एडी जो टेम्परेचर राइज होगा वो समवेयर बिटवीन 2.5 to 3.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होगा ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अभी तक 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो चुका है, और जो कमिटमेंट्स हैं उनको अगर उनका एनालिसिस किया जाए, जो टेम्परेचर राइज होगा उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट नहीं किया सकता एज पर पेरिस एग्रीमेंट। इट मींस कि जो कंट्रीज का कमिटमेंट है, कमिटमेंट्स और बढ़ाने पड़ेंगे। कमिटमेंट्स क्या होने चाहिए? डीप रिडक्शन इन कार्बन एमिशंस, नेगेटिव एमिशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहना यह है कि अगर 2.5 to 3.2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज करता हुआ प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या होगा? सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा ऑन इकोसिस्टम्स दैट विथ लो रेजिस्टेंस, वो इकोसिस्टम्स जो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को रेजिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पोलर आइस कैप्स, कोस्टल इकोसिस्टम्स, आर्कटिक सी, अंटार्कटिक पे जो आइस कवर है वो लगातार कम होता जा रहा है। इनफैक्ट आईपीसीसी का कहना यह है कि लास्ट समर यानी 2022 के समर में, देखिए हर साल जो आर्कटिक ग्लेशियर है वो रिट्रीट होता है ड्यू टू समर कंडीशंस, लेकिन जो 2022 में रिट्रीट हुआ है वो अब तक का सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है। ओशन वार्मिंग हो रही है, ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है। जो लास्ट डिकेड रहा है 2010 टू 2019, उसमें जो हीट कंडीशंस रही हैं वो सबसे ज्यादा, सबसे वार्मेस्ट डिकेड रहा है इन द पास्ट 1,25,000 ईयर्स। हीट वेव्स जो 1 से डिकेड इवेंट हुआ करती थी, अब लास्ट डिकेड में ऑलमोस्ट 4 सालों में हीट डिकेड्स देखने को मिला है। तो जो इंपैक्ट है वी आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग इट, नाउ इज द टाइम टू एक्ट और एक्ट इमीडिएटली। आईपीसीसी ने यह भी कहा है कि अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है टेम्परेचर राइज को, या फिर ये कि अगर 2050 तक हमें नेट जीरो कार्बन टारगेट पे पहुंचना है, तो 2025 है हमारा जो पीक है एमिशन का, वो 2025 में होना चाहिए। तो
emission peak should not go beyond 2025, otherwise we will miss our target of limiting global rise in temperature up to 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आईपीसीसी की कुछ फाइंडिंग्स हैं। अब आईपीसीसी ने वे फॉरवर्ड क्या सजेस्ट किया है। पहला इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड, नेगेटिव एमिशन। नेगेटिव एमिशन मींस कि जो एमिशंस होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, उनको हम कह सकते हैं पॉजिटिव एमिशंस, बिकॉज दे आर एडिंग CO2 और अदर लिथल गैसेस टू द एनवायरनमेंट। नेगेटिव एमिशंस मींस दो चीजें। पहला ये है कि रिड्यूसिंग द एमिशंस इटसेल्फ, तो जितने भी सेक्टर्स में एमिशंस हो रहा है उन सेक्टर्स में एफिशिएंसी लाया जाए। फॉर एग्जांपल, हमारे यहां जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, दे ऑपरेट एट 40% एफिशिएंसी। इट मींस कि वहां से एमिशंस हैं वो काफी ज्यादा है। अगर एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाए तो उतने ही कोल में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो और भी ज्यादा होगा। तो एफिशिएंसी बढ़ा दी जाए, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाए कि जो एमिशन है वो और कम हो। फिर है दूसरा पॉइंट, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ठीक है, कार्बन को कैप्चर किया जाए एटमॉस्फेयर से और उसको स्टोर किया जाए अंडरग्राउंड। तो फॉर एग्जांपल, कोई लेट से थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, और यहां से एमिशंस हो रहे हैं, तो इनका जो एमिशन सिस्टम है उसी में कुछ ऐसे डिवाइसेस लगा दिए जाएं कि फिल्टर कर, कार्बन फिल्टर, जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको फिल्टर करके उसी में स्टोर करके रखे और सिर्फ जो अनहार्मफुल गैसेस हैं वही एमिट हो उससे। ठीक है, तो कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक्स का यूज करके जो एमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कार्बन को कैप्चर करके स्टोर किया जा सकता है। फिर ये आता है कि क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलपमेंट, ये दूसरा पॉइंट है। क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट सिस्टम है, जो डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, इट इज मोर रेजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज, या फिर ये कहें कि इट्स मोर क्लाइमेट फ्रेंडली। तो उसमें अगर क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट होगा देन इट विल मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस टू क्लीन एनर्जी, ठीक है, इंप्रूविंग एयर क्वालिटी। तो इससे क्या होगा कि जो अगर क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट होगा तो पहली बात यह है कि मिटिगेट करेगा और उसके बाद कई सारे उसके और बेनिफिट्स रहेंगे, लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। अगर कहीं लेट्स से क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, ठीक है, सिस्टम में एनर्जी एफिशिएंसी लाना। तो ये जो तरीके हैं इससे क्या होगा कि एमिशन कम होगा, क्लाइमेट पे का जो इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट होगा और इससे कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लाइक एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज, ये कई सारी चीजें जो उभर के उससे आएंगी। फिर है जो अगर देखें, अगर क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो फाइनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है नेगोशिएशंस में। जब यूएनएफटी परिषद पे जो भी नेगोशिएशंस होते हैं वहां पे क्लाइमेट फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लाइमेट फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर है? डेवलपिंग कंट्रीज का डिमांड है दैट it is the developed countries who have emitted much more carbon dioxide into the environment compared to developing countries. Then here the issues of historical responsibility. तो जिसने सबसे ज्यादा emit किया है उसकी responsibility है कि अगर climate change की वजह से impact हो रहा है developing countries में या फिर small island countries में, तो developing countries और small island states में climate resilience development में जो भी finance लगना है it will be provided by developed countries because it is the historical responsibility. It is the moral obligation to finance climate resilience development in developing countries. ठीक है, पहली बात है historical responsibility। क्योंकि देखिए कि जितना भी adaptation measures हैं, adaptation और mitigation measures हैं, ठीक है, तो जो developing countries हैं इनके पास प्लान है, they have plan कि how to mitigate the impact of climate और कैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर कैसे अडेप्ट करना है पूरे सिस्टम को, बट दे डोंट हैव फाइनेंस टू इंप्लीमेंट द प्लान। फॉर एग्जाम्पल एडेप्टेशन कैसे हो सकता है? फ्लडिंग हो रहा है सिटीज में, एडेप्टेशन का स्ट्रेटजी क्या होगा कि जो वेटलैंड से सिटीज में, सिटीज के अराउंड उनको रिस्टोर किया जाए। दे विल एक्ट एज ए स्पॉन्ज एंड एब्जॉर्ब ऑल द सरप्लस रेन वाटर, तो उससे फ्लडिंग नहीं होगा। फॉरेस्ट फायर अगर हो रहा है तो फॉरेस्ट फायर का एडेप्टेशन स्ट्रेटजी क्या होगा? फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है।
अगर सिटीज में लोगों के ऊपर हीट स्ट्रेस ज्यादा है तो हीट स्ट्रेस का क्या एडेप्टेशन मेजर होगा? ग्रीन स्पेस इन एंड अराउंड अर्बन सिटीज। ये एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज हैं। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी, कैसे ग्रीन बिल्डिंग्स बनाई जाएं, जो ओल्ड पावर प्लांट्स हैं जो इमिशंस बहुत ज्यादा करते हैं उनको रिटायर कर दिया जाए, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं दे शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये कुछ इंपैक्ट्स ऐसे हैं कि जो मिटिगेशन और एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज है, ये कुछ तरीके ऐसे हैं कि क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को उसको मिटिगेट किया सकता है, बट दे डोंट हैव फाइनेंस। तो यहां पे फाइनेंस की भी बात की गई है। इंडिया ने इस रिपोर्ट को वेलकम किया है, ठीक है, और इंडिया की प्रायोरिटी ये रही है टू मिनिमाइज लॉस एंड डैमेज, एक्सेलरेट इक्विटेबल एक्शन एंड एडेप्टेशन इनफैक्ट यहां पे, ठीक है। तो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए आप इंडिया में अभी भी 50% पॉपुलेशन जो है इट डिपेंड्स ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कुकिंग, दे यूज फायरवुड, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड से डायरेक्टली जो शिफ्ट किया सकता है ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। तो पहले बीच में जो एलपीजी गैस वगैरह का इस्तेमाल होता था, ठीक है, या फिर कुछ और मॉडर्न मेथड से जहां पे कि फिर भी एमिशंस हो रहे थे, तो सस्टेनेबल मेथड्स पे शिफ्ट किया सकता है, ठीक है, डायरेक्टली। तो इंडिया के पास ऑप्शंस है अपनी एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। जो एनर्जी सेक्टर है उसको डीकार्बनाइज करने के लिए, डीकार्बनाइज कैसे होगा? लाइक इनोवेटिंग ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके, सोलर पावर प्लांट्स लगा के, विंड टर्बाइंस लगा के, ठीक है, जो एनर्जी सेक्टर उसको डीकार्बनाइज किया सकता है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डीकार्बनाइज करने में ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है इंडिया में, उस पर गवर्नमेंट ने एक मिशन भी लाया है, फाइनेंस भी गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। तो जो मॉडर्न तरीके हैं, जो अल्ट्रा मॉडर्न तरीके हैं टू डीकार्बनाइज ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी सेक्टर, उस पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये डिस्कस किया कि आईपीसीसी ने क्या अपने फाइंडिंग्स दिए हैं, और जो आईपीसीसी की फाइंडिंग्स हैं आप तमाम सेक्टर्स, तमाम क्वेश्चंस में इसको यूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट क्वेश्चन हो तो ऑफकोर्स यूज कर सकते हैं, डिजास्टर पे हो तो यूज कर सकते हैं, कई बार सोशल जस्टिस की बात कीजिए वहां पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज मोर ऑन द पॉपुलेशन हु आर लोएस्ट इन द पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। तो यहां पे आप कई जगह डाटा को यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे डिस्कशन का वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। इंडिया में जो पेंशन था पहले उसको बोलते थे ओल्ड पेंशन स्कीम, ये 2004 तक था, ठीक है। 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम लाया गया, लेकिन पिछले 1-2 साल में क्या हुआ है कि काफी सारे स्टेट्स जो है दोबारा से रिवर्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स ओल्ड पेंशन स्कीम फ्रॉम न्यू पेंशन स्कीम। इसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, दैट अपार्ट पॉलिटिकल रीजन डिस्कस करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ अगर स्टेट गवर्नमेंट रिवर्ट कर रही हैं तो क्या उसके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं गवर्नमेंट फाइनेंस पे और पुअर लोगों पे, ठीक है। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या था, न्यू पेंशन स्कीम क्या था, न्यू पेंशन स्कीम के क्या बेनिफिट्स थे, और शिफ्ट होना टुवर्ड्स ओल्ड पेंशन स्कीम उसके इंप्लीकेशंस क्या हैं। तो देखें, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम पे अगर आप देखें कि हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ने कमिटमेंट दिया है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो झारखंड जो स्टेट्स हैं दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि रिटायरमेंट के टाइम पे अगर 60 ईयर रिटायरमेंट का एज है, तो जो रिटायर हो रहा है 60 ईयर्स पे, तो उसका जो लास्ट बेसिक पे रहा है, जो लास्ट महीने में बेसिक पे ड्रॉ किया है उस एम्प्लॉय ने, उस बेसिक पे का 50% पेंशन उसको मिलता था। और डिफेंस फोर्सेस में अप्रोक्सीमेटली 2/3 हुआ करता था ये। इनफैक्ट ओल्ड पेंशन स्कीम डिफेंस फोर्सेस में अभी भी है, लेकिन सिविलियन एम्प्लॉयज के लिए न्यू पेंशन स्कीम लाया गया था। तो जो लास्ट बेसिक सैलरी ड्रॉन था उसका 50%
पेंशन मिलता था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। तो आप देखिए कि जो पेंशन था उनका फिक्स था, वो हालांकि हर साल डीए वगैरह लगता था तो उनका पेंशन बढ़ता था जरूर, लेकिन जनरली वो फिक्स था। तो देयर वाज डिफाइंड बेनिफिट। ठीक है, इसमें इशू क्या था? वेरी हाई लायबिलिटी ऑन गवर्नमेंट टुवर्ड्स पेंशन बिल्स। अब देखिए कि सेंटर के पास जो लायबिलिटी थी बिल पे करने का, इट वाज मोर देन अप्रोक्सीमेटली 3300 करोड़ इन 1991। ठीक है, स्टेट्स के ऊपर क्या था? मोर देन 3100 करोड़। अब देखें जो सेंटर के ऊपर लायबिलिटी आई है ओल्ड पेंशन स्कीम की, वो है भी 1,91,000 करोड़ लगभग, और स्टेट्स के ऊपर मोर देन 3,86,000 करोड़। स्टेट्स मींस ऑल द स्टेट्स इंक्लूडिंग। तो सेंटर के ऊपर जो पेंशन लायबिलिटी बढ़ा है बिटवीन इन दिस पास्ट 30 इयर्स, वो 58 टाइम्स बढ़ा है, और स्टेट्स के ऊपर होपिंग 125 टाइम्स। तो सारा जो पेंशन जाता था ओल्ड पेंशन स्कीम में, या फिर अभी भी जो पहले के इंप्लॉयज हैं, 2004 से जब न्यू पेंशन स्कीम लाया गया तो सिर्फ नए इंप्लॉयज के लिए, नए रिक्रूट्स के लिए था। जो पहले से जो इंप्लॉयज हैं उनके ऊपर आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम कंटिन्यू है। तो आज भी गवर्नमेंट बजट से उनको पेंशन जाता है। तो एक ये मैसिव लायबिलिटी थी पेंशन बिल का गवर्नमेंट बजट के ऊपर। तो एक ऑसिस रिपोर्ट आया 1999 में, उसके बेसिस पे फिर ये न्यू पेंशन स्कीम लाया गया। तो न्यू पेंशन स्कीम लाया गया 2003 में ये लागू किया गया, और 1 अप्रैल 2004 से जो भी नए रिक्रूट थे उनके ऊपर एनपीएस लागू होना था, यानी कि उनको अगर पेंशन चाहिए तो दे हैव टू सब्सक्राइब टू एनपीएस स्कीम। अब देखें एनपीएस स्कीम में क्या था कि एनपीएस स्कीम में यह था कि जो इंप्लॉय होगा, इंप्लॉय और गवर्नमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स पेंशन फंड। तो जो कंट्रीब्यूशन था वो बेसिक पे बेस्ड था, बेसिक पे। तो जो इंप्लॉय है, इंप्लॉय विल कंट्रीब्यूट 10% ऑफ हिज और हर बेसिक पे टुवर्ड्स पेंशन रिटायरमेंट फंड, पेंशन रिटायरमेंट अकाउंट। ठीक है, और गवर्नमेंट विल पे 14%। जो इंप्लॉय है वो 10% से ज्यादा ही पे कर सकता है, बट मिनिमम कंट्रीब्यूशन 10% करना ही पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स था 14%। ये जो पैसा है इट विल गो टू पेंशन रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मैनेज्ड बाय प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी, पीएफआरडीए। ठीक है, और ये जो पैसा है ये इट विल बी मैनेज्ड बाय फंड मैनेजर्स, और इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा इन म्यूचुअल फंड। इस तरह से तो इन्वेस्ट किया जाएगा, ऑफ कोर्स पैसा ओवर टाइम बढ़ेगा, इसका कॉर्पस, मार्केट रिस्क भी जरूर है इसमें। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो पैसा एक अकाउंट में इकट्ठा होगा उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, ओवर टाइम उसका जो अमाउंट है वो क्वांटम बढ़ेगा उसका। तो रिटायरमेंट के टाइम जो रिटायरी है, ही और शी कैन विथड्रॉ 60% ऑफ द एक्यूमुलेटेड मनी। 40% अमाउंट उनको इन्वेस्ट करना होता है, दैट टू परचेस एन्युटी फ्रॉम इंश्योरेंस फर्म्स। ठीक है, 40% अमाउंट का एन्युटी परचेस करना होगा, और उस जो एन्युटी परचेस किया जाएगा उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो एज ए पेंशन मिलेगा एवरी मंथ। ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा इट विल बी गिवन एज पेंशन टू द रिटायरीज। अब इसके बेनिफिट्स क्या थे कि जो बेनिफिट था, जो पेंशन आना था, पेंशन क्या था, वेरी करेगा। अलग अलग इंप्लॉय का अलग अलग पेंशन रहेगा। क्यों? पहला ये है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि एज ऑफ ज्वाइनिंग, कोई 21 ईयर्स पे ज्वाइन करता है, कोई 31 ईयर पे ज्वाइन करता है गवर्नमेंट सर्विस। तो जो 21 ईयर ज्वाइन किया है वो ऑलरेडी 10 साल ज्यादा कंट्रीब्यूट कर चुका है अपने पेंशन फंड में। फिर है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कोई 10% करता है, कोई 20% करता है। तो इस तरह से अगेन जो इन्वेस्टमेंट होगा पैसे का, उस पर कितना उसको रिटर्न मिलता है, तो रिटर्न भी एक कंपोनेंट था उसमें, डिपेंडिंग डिसाइड करने में कि किसको कितना पेंशन मिलेगा। तो ये वेरी करता था। ठीक है, लेकिन अच्छी बात इसमें ये थी देयर वाज नो लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट एवरी ईयर टू फाइनेंस द पेंशन बिल ऑफ रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो अब हम ये देखेंगे, देखिए इसमें आपको मैं डाटा एक दे दूं कि
2014 तक 2004 में जब ये स्कीम आया तो तब से लेके अब तक ओवर 16.6 मिलियन जो इंप्लॉयज हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया है न्यू पेंशन स्कीम को, ठीक है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स देयर ओन पेंशन, अगर सबका हम कैलकुलेट करें तो इट इज मोर देन 6.02 लाख करोड़, ठीक है। ये पैसा इन्वेस्ट होता है और इन्वेस्ट होने के बाद ये पैसा बढ़ गया है। इसका जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट वो है मोर देन 8 लाख करोड़। तो ओवर 6 लाख करोड़ कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन है सभी इंप्लॉइज का जो भी सब्सक्राइब किए न्यू पेंशन स्कीम को, और वो पैसा बढ़ के 8 लाख करोड़ हो चुका है ऑलरेडी। तो अब उनको जो पेंशन मिलना होगा वो इसी कॉर्पस से मिलेगा, गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, जो इंप्लॉइज है उनके पास भी चॉइस है, फंड मैनेजर उनका कौन होना चाहिए, कितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सारा उन पर डिपेंड करता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं था, वो फिक्स्ड अमाउंट था, इंप्लॉइज के पास कोई चॉइस नहीं था कि उनको कितना पेंशन मिलना चाहिए। लास्ट बेसिक ड्रॉन सैलरी का वो 50% हुआ करता था। अब देखते हैं कि इसका व्हाई द ओल्ड पेंशन स्कीम इज बोथ बैड इकोनॉमिक्स एंड बैड पॉलिटिक्स, ठीक है। पहली बात तो यह है कि पेंशन लायबिलिटी रिमेन्ड अनफंडेड, कोई कॉर्पस नहीं है कि उस कॉर्पस से पैसा निकाल के पेंशन को फंड किया जाए, पेंशन बिल को, ठीक है। अब कोई कॉर्पस नहीं था ओल्ड पेंशन स्कीम में, या अभी भी नहीं है। जो इंप्लॉइज पहले के हैं 2004 से पहले की ज्वाइन किए हुए हैं उनको आज भी ओपीएससी उनके ऊपर लागू होता है। तो अब कैसे होगा वो, इट विल फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट बजट। एवरी ईयर द गवर्नमेंट विल कीप डिवोट सेपरेट अमाउंट फॉर पेंशन बिल। अब इसके ऊपर इसका इंपैक्ट क्या है कि स्टेट बजट्स के ऊपर काफी इसका बुरा इंपैक्ट पड़ता है। देखें कि अगर हम जो करंट ओपीएस लायबिलिटी है तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, तो अगर एक एवरेज निकालें तो जो स्टेट्स का अपना टैक्स रेवेन्यू है, सेंटर एक उनको डिवॉल्व करता है फंड, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, स्टेट्स का जो अपना टैक्स रेवेन्यू है उसका 26% अमाउंट सिर्फ जाता है टुवर्ड्स ओल्ड पेंशन स्कीम। और अगर पेंशन के साथ साथ हम जो करंट इंप्लॉयज उनकी सैलरी भी ऐड कर दें तो अपने टैक्स का स्टेट्स के पास कुछ भी नहीं बचता है कि वेलफेयर पे कुछ भी अपना वो एक्सपेंडिचर कर पाए। आप देख सकते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है गवर्नमेंट बजट के ऊपर। इनफैक्ट ऑलरेडी उसका इंपैक्ट है। फिर हम बात करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में कि हाउ इट विल फर्दर एग्रीवेट द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया। अब देखिए कि एक रिपोर्ट आता है वेल्थ इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, वेल्थ इनइक्वालिटी रिपोर्ट। इसके हिसाब से इंडिया में जो एवरेज इनकम है लोगों का और बॉटम 50% का, जो बॉटम 50% लोग हैं उनका जो एवरेज इनकम है वो अप्रोक्सीमेटली 4500 रुपीज है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4500 रुपीज है। लेकिन एक 4th ग्रेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो मिनिमम सैलरी है वो है 25,000। और ये जब पेंशन ड्रॉ करेगा तो मिनिमम पेंशन जो है आपका हो जाएगा 9,000 रुपीज, ठीक है। अब देखें सोशल सर्विस पेंशन भी मिलते हैं, सोशल वेलफेयर पेंशन भी मिलते हैं इंडिया में, लाइक ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन। तो वो कितना मिलता है, वो मिलता है 500 रुपीज, या फिर कुछ स्टेट्स में 2000 भी है, लाइक हरियाणा में, ठीक है, 2000 रुपए। तो आप ये देखें कि जो बॉटम 50% लोग हैं इंडिया में उनका जो एवरेज मंथली इनकम है वो 4500 है, ठीक है। गवर्नमेंट इंप्लॉइज जो रिटायर होकर पेंशन लेंगे कितना लेंगे, मिनिमम 9,000 रुपीज उनको मिलेगा, ठीक है। अगेन यहां पे 4500 है। और जो लोग वीक लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, उनका जो कितना पेंशन है उनको गवर्नमेंट देती है आइदर 500 और बिटवीन 500 टू 2000 रुपीज, ठीक है। अब देखें इसमें क्या है कि अब डिमांड क्या हो रहा है कि ओपीएस का डिमांड हो रहा है। ओपीएस से क्या होगा, गवर्नमेंट बजट के ऊपर उसका और इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो बजट के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा।
गवर्नमेंट फाइनेंस कहां से करेगी? टैक्सेस रेज करेगी गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्सेस। टैक्सेस में किस पे कौन सा टैक्स बढ़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा। और इंडिया में टैक्सेशन पॉलिसी में एक एनॉमली है, वो ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स मोर ऑफन देन नॉट ज्यादा होता है कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पुअर लोग पड़ता है, गरीब लोगों में पड़ता है, वो जो कि डायरेक्ट टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आते। तो मार्केट से कुछ भी सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स अगर है तो गरीब आदमी भी 10 रुपए कोई सामान खरीदता है तो हो सकता है उसको भी 50 पैसे 1 रुपए टैक्स देना पड़े उस पर, क्योंकि उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा। अगेन जो ये पुअर लोग हैं जिनका एवरेज इनकम 4500 है उनके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसको बोलेंगे रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। फेवरिंग, इट मींस की फेवरिंग ए बेटर ऑफ क्लास। जो ऑलरेडी बेटर ऑफ है सोसाइटी में उनको फर्दर फेवर मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अगेन इट विल फर्दर एग्रीवेट द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। रिग्रेसिव रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि देखें कि ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, न्यू पेंशन स्कीम में इंप्लॉयज को कंट्रीब्यूट करना था, लेकिन फिर भी 6th पे कमीशन ने उसको ध्यान में रखते हुए जो बेसिक सैलरी था इंप्लॉयज का उसको बढ़ा दिया था टू कवर द पेंशन कंट्रीब्यूशन। अगर वो 10% भी दे रहे हैं तो इसको कवर करने के लिए 6th पे कमीशन ने बढ़ा दिया था उनका बेसिक सैलरी, ठीक है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि बॉटम ऑफ द पिरामिड पॉपुलेशन है, दे विल बियर द बर्डन ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन गवर्नमेंट बजट, ठीक है। फिर यह है कि अगर बजट कांस्टेंट हो जाएगा गवर्नमेंट का तो वेलफेयर के लिए उसके पास पैसा नहीं बचेगा। फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, सोशल सर्विस और भी कुछ गवर्नमेंट अगर दे रही है तो यहां पे बजटरी एलोकेशन कम होगा। और अब देखें, एक बात तो यह है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है तो जो इनइक्वालिटी वो बढ़ेगा सोसाइटी में, ऊपर से अगर सोशल सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा इट विल फर्दर एग्रीवेट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, क्योंकि सोशल सर्विसेज अगेन बॉटम 50% 30% उनके लिए होता है, ठीक है। तो फर्दर इट विल एग्रीवेट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। अरविंद पनगरिया, फॉर्मर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, उन्होंने कहा that reverting back to old pension scheme is both immoral and sinful। immoral क्यों? क्योंकि अभी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये प्रॉमिस कर रही है that if we come to power we will restore old pension scheme, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि 2023 में एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी पर्टिकुलर स्टेट में उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टोर कर दिया। अब क्या होगा कि देखें, पहली बात तो ये कि इमीडिएट बेनिफिट होगा। इमीडिएट बेनिफिट ये होगा कि यहां पे जो इंप्लॉई और गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो नहीं करना पड़ेगा, तो इमीडिएट बेनिफिट दोनों को होगा। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आप देखें कि अगर 2004 में कोई इंप्लॉय ज्वाइन किया है, लेट से रिटायर होता है 2034 में, तो जो पेंशन लायबिलिटी है वो 2034 में गवर्नमेंट को फाइनेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बजटरी एलोकेशन फॉर पेंशन विल स्टार्ट एटलीस्ट ए डिकेड लेटर। अब प्रॉब्लम क्या है कि आज कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ गई ये कमिट करके कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करेंगे, लेकिन उसके ऊपर अभी जो अगले 5 साल तक गवर्नमेंट रहेगी उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके बजट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ड्यू टू ओल्ड पेंशन स्कीम। अब आज से 10 साल 15 साल बाद जो गवर्नमेंट रहेगी उसको ये फाइनेंस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज इमोरल एंड सिंफुल, ठीक है। तो पेंशन स्कीम एक इंपॉर्टेंट डिबेट है, अभी तमाम स्टेट्स ने उसको रिस्टोर किया है। जो कुछ और स्टेट्स है जो उसको अपोज कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपोज कर रही है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये समझाया आपको कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है, और अगर कोई भी स्टेट ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाता है तो उसका क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होगा, क्या सोशल इंप्लीकेशन होगा, एंड व्हाई इट इज सिंफुल एंड इमोरल। दिस इज ऑल इन दिस डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।